A very warm welcome to all of you. My name is Atul Dhemain and I welcome you all on this Abhipedia regulatory body platform powered by Abhimanyu IAS. So इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि कैसे एक यूपीएससी ईपीएफओ का एक डेडिकेटेड एस्पिरेंट जो काफ़ी टाइम से अपनी पढ़ाई के ऊपर पूरा लगा हुआ है, जी जान लगा के, सो बेसिकली वो कैसे अपना ईपीएफओ का एग्जाम तो देगा ही देगा विद फुल ऑफ इट्स डेडिकेशन, बट उसके पास एक और अपॉर्चुनिटी है जो उसको एक्सेस कर सकता है, उसको अवेल कर सकता है. दैट अपॉर्चुनिटी इज द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर अपॉर्चुनिटी फाइनेंस अकाउंट ऑफिसर इन द आईसीएआर रिसर्च इंस्टीट्यूट. सो ये बहुत ही अच्छी वैकेंसीज हैं. नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, बट सी वो मैटर तब करती है जब हमें एफर्ट लगाने में थोड़ी सी दिक्कत रहती है. सो अगर हमारा एफर्ट पूरा सच्चा है, कमिंग फ्रॉम आवर हार्ट एंड माइंड, सो डेफिनेटली 99% कम से कम एफर्ट लगाएगा कोई इंसान, तभी तो वो 1% का लक फैक्टर काम करेगा या नहीं काम करेगा तभी पता लगेगा. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इन दिस सेशन इज कि कैसे एक यूपीएससी ईपीएफओ का एस्पिरेंट या कोई भी एस्पिरेंट जिसने ये सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, तो वो बच्चा जो है वो आराम से इस एग्जाम को भी क्वालिफाई कर सकता है और इस एग्जाम को भी अल्टीमेटली टारगेट कर सकता है. ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर एग्जाम. नाउ सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं. सबसे पहली बात तो ये है कि इस एग्जाम के अंदर आपके सामने ये दिख रहा है, मैंने डिटेल चीज़ें लिखी हुई है जो हमारे कंसर्न की, हमारे मैटर की है. देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये जो एग्ज़ाम है दैट इज़ आईसीएआर का एओ एंड एफ फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर का एग्ज़ाम है. उसका जो स्टेजेस है वो 3 स्टेजेस के अंदर है और हमारा जो ईपीएफओ का एग्ज़ाम है वो 2 स्टेजेस के अंदर है. सो ये जो स्टेजेस हैं इसमें सबसे पहली जो स्टेज होगी दैट वुड बी अ ऑब्जेक्टिव टाइप स्टेज. ठीक है, जहाँ पे आपके पास कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और वहाँ पे आपको सॉल्व करने पड़ेंगे वो 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के. और आपका जो अगर आपका उसमें क्लियर हो जाता है देन यू विल बी अपेयरिंग फॉर द स्टेज 2 टेस्ट, टायर 2 टेस्ट विच इज ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट. ठीक है, और उसके बाद आपका पर्सनालिटी या इंटरव्यू जो होगा प्रोसेस होगा. ठीक है, इसके अंदर तो आपको सबको पता ही है दैट देयर इज अ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, एक टेस्ट होगा और उसके बाद आपका डायरेक्टली इंटरव्यू होगा. ओके, इसकी बात कर ले तो इसमें आपके सामने जो है जो एग्जाम डेट है, पहले इसकी एग्जाम डेट 10 अक्टूबर थी, इसको रिवाइज करके 3 अक्टूबर कर दिया गया है. सो उसके हिसाब से देखा जाए तो आज से लगभग उस डेट तक वी हैव ऑलमोस्ट 50, 55, 56 डेज लेफ्ट. ठीक है, और अगर हम लोग ईपीएफओ की बात करें तो ईपीएफओ जो है 5 सितंबर को है और इसमें लगभग 30 डेज आर लेफ्ट. ओके, नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू एम्फसाइज इज कि यहाँ पे जो डेडिकेटेड हार्डकोर एस्पिरेंट होगा ईपीएफओ का, और मुझे ये लगता है कि ईपीएफओ सिर्फ कहने की बात है, पढ़ना तो वही पड़ता है जो यूपीएससी के सिविल सर्विसेज का सिलेबस होता है, ऑलमोस्ट वही चीज़ें होती है. फ्रीडम, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो सारी चीज़ें वही होती है जो हम लोग पढ़ लेते हैं जर्नली. स्टेट सिविल्स की बात कर ले, सिविल सर्विसेज की बात कर ले, पढ़ना तो उतना ही पड़ता है. कॉम्पिटिशन वहीं से आता है और वहीं से बच्चा सिलेक्ट भी होता है. ठीक है, सो ईपीएफओ का जो हमारे पास है लगभग 30 दिन के बाद एग्जाम होगा. सो जो बच्चा डेडिकेटेडली इस एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा उसके पास लगभग 20 से 25 दिन एक्स्ट्रा होंगे टू प्रिपेयर द एक्स्ट्रा थिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर एग्जाम, क्योंकि ही इज ऑन द पीक कि मेरा ईपीएफओ का एग्जाम है, 400 450 वैकेंसीज निकली हुई है, 421 वैकेंसीज है. मेरा पॉसिबिलिटी इधर है, मैं अपना एफर्ट लगा रहा हूं काफी टाइम से, और अब जो है इस एफर्ट को लगाने के बाद मेरे पास एक और एफर्ट होगा लगाने के लिए आगे 20 दिन के लिए, दैट इज दिस पोजीशन के लिए. सो आप देखिए कितना एक पॉजिटिव बच्चा होगा, चाहे एज निकले जा रही है, चाहे कैसे भी सर्कमस्टांसेस है, बट उसके पास नेक्स्ट टारगेट होगा. और जब नेक्स्ट टारगेट किसी के पास होता है, वो जो सराउंडिंग की नेगेटिविटी होती है या कोई भी चीजें होती है, वो उसको साइड ट्रैक करके अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता है. पहले लक्ष्य तो डिटरमाइन हो जाए, तो लक्ष्य आपका क्या होना चाहिए, दैट आफ्टर गिविंग दिस ईपीएफओ एग्जामिनेशन यू विल बी ऑल फोकस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर एग्जाम. अंडरस्टैंड, बट टारगेट इस तरीके से होना चाहिए. ओके, सो आपके सामने ये सब क्लैरिटी तो हो गई कि ये 3 स्टेजेस हैं, ये 2 स्टेजेस हैं. अब देखते हैं कि कैसे, कौन से एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं या कौन से कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जो इन दोनों के अंदर आपको मिल जाएंगे और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के ऊपर कैसे हम लोग टैकल करेंगे. ओके, नाउ आईसीएआर का एग्जाम की बात करें, सो सबसे पहली चीज तो ये है कि देखो 60-65 वैकेंसीज है आईसीएआर के अंदर, 64 वैकेंसीज है, लगभग 64-65 वैकेंसीज है.
बट एक चीज याद रखिए कि ये जो एग्जाम होगा ना, ये एग्जाम वो क्वालिफाई करेगा जिसके अंदर वो एटीट्यूड होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड। क्योंकि यू ऑल नो दैट पढ़ने वाले बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे सिविल एस्पिरेंट्स होंगे जो पढ़ रहे होंगे। कई तो ये लोग होंगे जो वैकेंसीज को देख के ही बोल देंगे कि यार 60-70 वैकेंसी है, लॉजिक ही नहीं बनता पेपर भरने का, ठीक है। और कई ऐसे लोग होंगे जो ईपीएफओ का एग्जाम दे रहे होंगे, सिविल्स का दे रहे होंगे, तो ये नहीं कर पाएंगे उतना अच्छे से। सो यहाँ पे ग्रे एरिया आ जाएगा, जहां पे आप यहाँ अपना एफर्ट लगा के, एटीट्यूड पॉजिटिव रख के इस एग्जाम की तैयारी भी रख सकते हो। देखो इसमें 4 आपके पास टायर 1 के अंदर ऑब्जेक्टिव है। नाउ बहुत बढ़िया चीज ये है कि ये जो पेपर है दैट इज ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, है ना, क्वालिफाइंग नेचर है। यहां पे आपको जस्ट क्वालिफाई करना है, कट ऑफ क्वालिफाई करनी है, और उसके बाद जो है आपका टायर 2 होगा जिसके मार्क्स आपके जुड़ेंगे। अब ये जो है 50-50 क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज हो गया, जनरल इंटेलिजेंस, लॉजिकल रीजनिंग, अपना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश हो गया, ठीक है। सो ये है क्वालिफाइंग इन नेचर, आपको क्वालिफाई करके नेक्स्ट स्टेज के लिए बढ़ना है आईसीएआर के इस एग्जाम के अंदर, ठीक है। और दूसरा जो टायर 2 होगा उसकी अगर हम लोग बात करेंगे तो उसमें है 4 पेपर, जिसमें पेपर 1 है, ये सारी चीजें दे रखी है, 150 नंबर का होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, आंसर देना पड़ेगा आपको इसमें, सब्जेक्टिव। देन पेपर 2 इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस वील बी टॉकिंग अबाउट इन डिटेल। बस मैं आपको पैटर्न बता रहा हूं ताकि हमारा एक बार रिकॉल हो जाए कि चीजें क्या एक्स्ट्रा हैं जो करने लायक होंगी और कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और तीसरा है एसे राइटिंग पेपर, एसे राइटिंग 1, एसे राइटिंग 2, एंड अल्टीमेटली देयर इज एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ठीक है। सो ये लगभग आपका जो है इट इज ऑफ अकाउंटिंग टू 600 मार्क्स, 600 मार्क्स का ये पेपर होगा। ये मार्क्स जो होंगे आपके मेरिट लिस्ट के अंदर काउंट होंगे, और साथ ही साथ आपका जो है जो इंटरव्यू होगा, जो थर्ड स्टेज होगी, उसके मार्क्स भी जुड़ के आपका मेरिट लिस्ट डिसाइड करेंगे, ठीक है। सो अल्टीमेटली दिस इज द मेजर पोर्शन ऑफ योर सिलेक्शन, है ना, कि डिस्क्रिप्टिव में जिस बच्चे के अच्छे मार्क्स होंगे वो अल्टीमेटली सिलेक्ट हो सकता है, ठीक है। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू एम्फसाइज इज, थोड़ा सा ये ओवरलैपिंग हो गया बट नॉट अ बिग डील। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग ईपीएफओ की बात करें, ये ईपीएफओ का सिलेबस है, ठीक है, दिस इज ईपीएफओ। एंड ईपीएफओ के अंदर मैंने वो लेबर लॉज और सोशल सिक्योरिटी, वो सारी चीज़ें, अकाउंटिंग वगैरह, गैप वगैरह जो है वो मैंने इंक्लूड नहीं किया है, बिकॉज वो कंसर्न ही नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से रिलेट कर रहा हूँ आपको यहाँ का, ठीक है, कि कैसे आप यहाँ से यहाँ कूद सकते हो या आगे बढ़ सकते हो इस सिलेबस के अंदर। और ये जो सिलेबस है दैट इज ऑफ आईसीएआर का, एओ का सिलेबस है, ओके। नाउ हिस्ट्री है, हिस्ट्री के अंदर आपको पता है ईपीएफओ के मैं खुद लेक्चर्स ले रहा हूँ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के, एंड आई हैव टेकन लाइक 23 लेक्चर्स, मैंने इतना 20-22 लेक्चर्स ले चुका हूं मैं। और उसमें आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो अच्छे मतलब एकदम क्विक फास्ट जो है आंसर्स देते रहते हैं। सो इसका मतलब ये है कि अगर कोई ईपीएफओ का स्टूडेंट है जो हिस्ट्री की तैयारी कर चुका है, उसकी अच्छी तैयारी है हिस्ट्री की, ठीक है। बट इसमें पॉइंट ये है कि इट इज ओनली फॉर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हिस्ट्री है वो आपकी हिस्ट्री ऑफ इंडिया बोल दिया है, एंशिएंट मेडिवल कुछ नहीं बोला है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नेशनल मूवमेंट भी बता दिया है और वर्ल्ड हिस्ट्री भी बोली हुई है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको बहुत इन डिटेल पढ़नी है, बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे ज्यादा से ज्यादा आप एटलीस्ट एनसीईआरटी इंफॉर्मेशन लेकर जाएंगे, एनसीईआरटी की वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ ली 11th क्लास की, दैट इज सफिशिएंट इनफ। 10th क्लास की वर्ल्ड हिस्ट्री, 10th क्लास के भी बहुत सारे चैप्टर्स है वर्ल्ड हिस्ट्री के, वो पढ़ लिए, सफिशिएंट इनफ, है ना। तो ये तो आपको यहां से रिलेटेबल हो गया कि मेरा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, आपको पता है हर एग्जाम के अंदर अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री की तो उसमें मेजर पोर्शन जो होता है वो यही आता है, मॉडर्न हिस्ट्री का ही पोर्शन आता है। सो आपका ईपीएफओ के एग्जाम से ये जो है मेजर पोर्शन जो है, मेजर चंक इसका कंप्लीट हो चुका है। बस एक्स्ट्रा क्या है, वर्ल्ड हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ ली है और थोड़ी बहुत अगर एंशिएंट मेडिवल पढ़नी है तो वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। नाउ इंडियन पॉलिटी की बात करें, इंडियन पॉलिटी में हमारे पास जो भी स्टूडेंट ईपीएफओ का होगा, मेजरली ही दैट पर्सन वुड बी रेफरिंग लक्ष्मीकांत, है ना, लक्ष्मीकांत इज अ बाइबल, ओके। सो वो बुक जो है आपके इधर काम में आने वाली है, 101% आपके काम में आएगी। अब देखो लक्ष्मीकांत जो है सीधा सीधा यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन पॉलिटी इन गवर्नेंस, तो लक्ष्मीकांत आपका अगर आपने ईपीएफओ में पढ़ी है, आपका यहाँ पर भी कवर हो चुकी है। आपके 2 सब्जेक्ट जो है, मतलब अगर देखा जाए तो आपके 2 सब्जेक्ट कवर हो चुके हैं ईपीएफओ में पढ़ के, यहाँ पर भी कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद आता है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी जो है
अगर आपने यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी अच्छे से पढ़ी हुई है तो आपको पता है कि यहाँ पर भी इंडियन इकोनॉमी लिखा हुआ है, इट इज इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, इट इज ऑलमोस्ट मेजरली द इंडियन इकोनॉमी ओनली। अंडरस्टैंड? सो अगर किसी स्टूडेंट ने यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी पढ़ी है तो उसका यहाँ पर भी पूरा रिलेटेबल, यहां पर भी कंटेंट उसका सिमिलर ही होगा। ठीक है, तो ये आपके 3 सब्जेक्ट जो है आपको समझ आ चुके हैं। ईपीएफओ में एफर्ट लग गया तो आपके 3 सब्जेक्ट ऑफ आईसीआर भी वो एफर्टलेस हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, यहां पे देखिए एक चीज रह गई है, ज्योग्राफी रह गई है। सो ज्योग्राफी जो है दैट इज द समथिंग विच इज लेफ्ट सो फार। इन 3 सब्जेक्ट में ज्योग्राफी नहीं है। अब उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट वी टॉक अबाउट दी सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। अब देखो सोशल सिक्योरिटी जो है वो इतनी डिटेल में तो नहीं इधर पूछा जाएगा, लेकिन इधर जो है ज्यादा थोड़ा डिटेल में है। लेकिन सोशल सिक्योरिटी जो भी स्कीम्स हैं आपके सामने वो सारी के सारी इसके अंदर ही कवर हो जाएंगी, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, है ना। सो ये ईएसआई के अंदर ही यहाँ पे कवर हो जाएंगी। यहाँ पर यहाँ का पढ़ा हुआ वेस्ट नहीं जाएगा, यहाँ पे यूज हो ही जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, अब उसके अलावा जो है जनरल साइंस की बात करते हैं। अब देखो जनरल साइंस मतलब 9-10th की साइंस है ना, ज्यादा से ज्यादा वही है, +1 +2 तो नहीं, बट 9-10th की साइंस तो कम से कम है। अब ये जनरल साइंस आपके आईसीएआर के अंदर हेल्प करेगी कि नहीं, लेट्स टॉक अबाउट इट। सो बिल्कुल करेगी। ये देखिए यहाँ पे आपके पास जनरल साइंस एंड साइंटिफिक रिसर्च है जो आपके यहाँ पे भी हेल्प कर रही है। अब साइंटिफिक रिसर्च क्या है, वो सारा करंट अफेयर का, करंट अफेयर में जो भी आपकी साइंटिफिक रिसर्च हुई है, इन्वेंशंस हुई है, डिस्कवरी हुई है, वो आराम से आप वहां से कवर कर सकते हो। ठीक है, सो ये भी आपका काम में आ गया। अब उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे सिलेबस में तो कंप्यूटर नॉलेज का कोई नामो निशान नहीं है आईसीआर के अंदर। ठीक है, लेकिन आपकी जो क्वालिफिकेशन है या एलिजिबिलिटी है फॉर दिस पर्टिकुलर पोजीशन, वहां पे बोला हुआ है ग्रेजुएट विद द 55% मार्क्स प्लस बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, है ना, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। और आपको इंटरव्यू के अंदर भी 5 मार्क्स जो है, जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूं, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के होंगे। ठीक है, सो कहीं ना कहीं ये कंप्यूटर नॉलेज का भी गेम जो है आपको यहाँ पे काम आएगा। ठीक है, सो ये भी क्लियर हो गया। अब इसके अलावा जो है वी हैव करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स जो है, यहाँ के करंट अफेयर्स आप सीधा यहाँ पे यूज करोगे। कैसे यूज करोगे देखते हैं, बट यहाँ पे थोड़े से यूज करने पड़ेंगे उसी हिसाब से जिस हिसाब से एग्जाम है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आईसीएआर, आईसीएआर से रिलेटेड जो भी आपके पास जनरल अवेयरनेस है, उसका स्ट्रक्चर, फंक्शन, और ये बहुत ही सिंपल चीज है कि ये जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप काम करने वाले हो सिलेक्शन के बाद, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए। सो सिंपल चीज है कि जो भी जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर में आईसीएआर से रिलेटेड चीजें मिलती हैं वो आपको गो थ्रू करनी पड़ेंगी। अंडरस्टैंड? और इसके अलावा है एग्रीकल्चर एंड जियो कल्चरल डेवलपमेंट इश्यूज, ह्यूमन राइट्स, सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिसेबिलिटीज। ये एक तरीके से एग्रीकल्चर वैसे देखा जाए ना, वैसे देखा जाए तो ये थोड़ा बहुत इसमें ह्यूमन राइट्स, सोशल कॉन्फ्लिक्ट, डिसेबिलिटी, ये और अपना जो इंडियन ज्योग्राफी है उसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जियो कल्चरल डेवलपमेंट इश्यूज है, ह्यूमन राइट्स है। तो ये एनसीईआरटी के अंदर अलग अलग सोसाइटी, 11th क्लास में सोशियोलॉजी की किताब है, वहां से आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, सो करंट अफेयर जो है मेजर रोल प्ले करेगा आपके इस एग्जाम के अंदर भी जो यहां पे आप पढ़ रहे हो। अंडरस्टैंड? तो ये आपको क्लियर हो चुका है। अभी सिंपल है, एक बार दोबारा से इसको अगर देखें, सो आपका जो है कितने एरियाज हैं जो ऑलरेडी कवर हो रहे हैं। इफ यू आर अ सीरियस ईपीएफओ एस्पिरेंट या सिविल एस्पिरेंट भी हैं आप, और स्टेट सिविल्स की तैयारी कर रहे हैं या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आपका हिस्ट्री कवर है। हिस्ट्री में सिर्फ इतना याद रखिए कि वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं कवर होगा, या फिर आपका जो है एंशिएंट मेडिवल थोड़ा सा नहीं कवर होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, वो एक्स्ट्रा कर सकते हैं। बट मेजरली तो हर एग्जाम के अंदर आपके पास फ्रीडम स्ट्रगल ही आता है। ठीक है, तो फ्रीडम स्ट्रगल आता है तो मेजरली तो वो आपका कवर हो चुका है। पॉलिटी गवर्नेंस बहुत तरीके से आपका कवर हो चुका है। इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट बहुत तरीके से कवर हो चुका है। आपके पास जो है जनरल साइंस बहुत अच्छे से कवर हो चुकी है। करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से कवर हो चुकी है। बस आपका ये जो थोड़ा सा करंट अफेयर जो है ना, जनरल अवेयरनेस रिलेटेड टू आईसीएआर, वो आपको कवर करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के वो कवर करना पड़ेगा। और इसके अलावा आपका जो है ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में कुछ इतना एफर्ट लगेगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी पढ़नी है +1 +2 की, यू आर गुड टू गो विद द ज्योग्राफी एस्पेक्ट ऑल्सो। ओके, नाउ हमने इतना सब चीजें देख ली। अब इसके अलावा हमारे पास क्या है? इसके अलावा हमारे पास
जनरल इंग्लिश है, जनरल इंग्लिश इस एग्जाम के अंदर भी पूछी जाती है। सेम इंग्लिश होगी, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं होगा, डिफरेंट नहीं होगा, सेम इंग्लिश ही होती है, कोई इतना मुश्किल नहीं होगा। तो आपकी अगर यहाँ पे जनरल इंग्लिश तरीके की सेट है, प्रिपेयर्ड है, यू कैन प्रिपेयर हेयर द सेम थिंग, है ना। तो ये भी चीज कवर होगी। उसके बाद मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, आपको पता ही है लॉजिकल, ये जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है इसके अंदर भी आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। और तीसरी चीज जो यहां पे मिसिंग है दैट इज लॉजिकल रीजनिंग। सो लॉजिकल रीजनिंग जो है वो आपको पढ़नी है, ठीक है। और आई नो दैट मेजरली जितने भी बच्चे होते हैं वो सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर रहे हैं, स्टेट की भी तैयारी कर रहे हैं, दे नो दैट लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट, एप्टीट्यूड एंड जीके, ये चार जो सब्जेक्ट्स होते हैं आपको पता है कि हर बच्चा प्रिपेयर कर ही रहा होता है। बस जनरल स्टडीज वाले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर, ये थोड़े से वास्ट सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं जो सिविल वाले एस्पिरेंट्स होते हैं, ईपीएफओ वाले भी एस्पिरेंट्स हैं। तो ये जो लॉजिकल, अब देखिए मैंने वही चीज आपको एक्सप्लेन की कि अपना जो टायर 1 का पेपर होगा वो कैसा होगा, वो क्वालिफाइंग नेचर होगा। सो अगर आपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्वालिफाइंग तरीके से पढ़ लिया, उस लेवल तक पढ़ लिया, गुड टू गो। आपने रीजनिंग उस लेवल की पढ़ ली जिससे क्वालिफाई हो जाए, बहुत बढ़िया। आपने इंग्लिश उतनी कर ली, बहुत चीज ठीक है। और जीके की बात है तो जीके थोड़ा अगर आपको डिटेल पढ़ना ही पड़ेगा, फैक्चुअल भी पढ़ना पड़ेगा, फैक्चुअल फॉर योर टायर 1 एंड कंसेप्शनल या कॉन्सेप्ट बेस पे फॉर द टायर 2, अंडरस्टैंड। तो इतना आपने ध्यान देना है कि जीके के अंदर पूरी ग्रिप पकड़ के रखनी है, और जीके के अंदर आपने ग्रिप पकड़ी भी हुई है एज फार एज द ईपीएफओ डेडिकेटेड एस्पिरेंट्स आर कंसर्न, ठीक है। तो ये चीजें मैंने आपको बहुत क्लियर कट बता दी है। कोई डाउट, कोई क्वेरी होगी आप सीधा कमेंट मारिए, या फिर द बेस्ट पार्ट व्हाट बेस्ट यू कैन डू इज यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर, ताकि आपको हम लोग हेल्प कर पाएं, आपके जितने भी सब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा हैं उसके अंदर हम लोग आपकी हेल्प कर पाएं। सो द नंबर इज 8894320850। सो ये जो नंबर है यहाँ पे आप डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं, एंड वी आर गुड टू हेल्प यू आउट इन दिस पर्टिकुलर कोर्स, ताकि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट सिर्फ स्मार्ट वर्क करने की जरूरत पड़े, एफर्ट हम लोग लगा सकते हैं। हमारे पास ऑलरेडी चीज़ें हैं, हमारे पास रिसोर्सेज पड़े हुए हैं, टीचर्स है, फैकल्टी है, एक्सपीरियंस वन है हु आर एक्चुअली वर्किंग इन दिस फील्ड। एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड के हमारे पास ऑलरेडी कोर्सेज बन चुके हैं, और ये सारा जो है, ये चीज़ें जो हैं दे वुडंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, रिसोर्सेज, पीडीएफ, स्टडी नोट्स, एवरीथिंग इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रिगार्डिंग दिस कोर्स, अंडरस्टैंड। सो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू दिस नंबर एंड हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो यू गॉट दिस पॉइंट कि मेरा नेक्स्ट स्टेज जो होना चाहिए वो अब ये एग्जाम होना चाहिए विद पॉजिटिव एटीट्यूड। देखो ये वैकेंसी आपने नहीं सोचना, ठीक है। 1% ऊपर वाले का काम होता है, 99% हमारा काम होता है। एटलीस्ट हम 99% तो करें, फिर 1% जो है ऊपर वाला करेगा, उसके लिए हमें नहीं सोचना, ठीक है। सो ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है, मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया। ये सारी चीजें आपने अगर रीजनिंग भी पढ़नी है, क्वांट भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, ऑल आर क्वालिफाइंग इन नेचर, उतना पढ़ना है जिससे क्वालिफाई पेपर हो जाएगा। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको डिटेल पढ़ना है, जैसे आप ईपीएफओ में भी डिटेल में पढ़ रहे हैं। ओके, नाउ ये हमने देख लिया। अब जो पेपर 2 है, पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव में आपके पास 150 मार्क्स का पेपर 1 आएगा। अब देखो पेपर 1 में जर्नल कितने कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, वही सब्जेक्ट्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए थे, उन्हीं को ही मिक्सअप करके एक पेपर बना दिया, दूसरा पेपर बना दिया। अब देखो कौन से हैं। जनरल अवेयरनेस मतलब करंट अफेयर्स जो है आपके, जो भी इकोनॉमिक, सोशल, साइंटिफिक, कल्चरल फील्ड से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, वो आप पढ़ भी रहे हो ईपीएफओ के लिए। इसके बाद हमारे पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड है। तो पेपर 1 के अंदर आपके पास करंट अफेयर्स इन एरियाज के और हिस्ट्री और ज्योग्राफी आने वाला है। सिंपल। तो हिस्ट्री तो थोड़ा बहुत आपने पढ़ी रखा है, फ्रीडम स्ट्रगल जहां से मेजरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा 2-3 किताबें आपने ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़नी है। यू आर ऑल वेल प्रिपेयर्ड फॉर द पेपर 1, ठीक है। दूसरी बात, आपने जो पेपर 2 की तैयारी करनी है उसमें आपके पास सिंपल यहाँ पे लक्ष्मीकांत वुड डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट। लक्ष्मीकांत, सो लक्ष्मीकांत आपने लेटेस्ट एडिशन आपके पास पढ़ा है, इट इज गुड। वहां पे एडिशनल चैप्टर्स भी दिए हुए हैं, सारे चैप्टर्स ऑलमोस्ट कवर होते हैं। आपने लक्ष्मीकांत ऑलरेडी पढ़ी है, आप इस पेपर में और मल्टीपल टाइम्स पढ़ी है, तो सिमिलर क्वेश्चंस आंसर कर सकते हो। बहुत अच्छे से आंसर आप किया जा सकता है डिस्क्रिप्टिव में लक्ष्मीकांत पढ़ के, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करके, ठीक है। इसके अलावा ओके, सो जो पेपर 1 था मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था
कि ये सारे एस्पेक्ट्स हैं पेपर 1 के, वही उसके अंदर आपके घुस के आप जब जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। मेजरली हमने कवर कर रखी है पेपर 1 के अंदर जो कंटेंट है, मैंने खुद इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर रोल ऑफ वुमेन, ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे चैप्टर्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये मैंने एमसीक्यू फॉर्म में आपको करवाए हुए हैं। सो आप इसको कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट एक्स्ट्रा यू हैव टू डू इज द ज्योग्राफी, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, आपको पता है साइक्लोन सब एनसीईआरटी के अंदर कवर है, ज़्यादा कुछ एफर्ट लगेगा नहीं, ठीक है। सो ये हो गया आपका पेपर 1। पेपर 2 के अंदर जो है, पेपर 2 के और पेपर 1 के अंदर अगर पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला टॉपिक दिया है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें भी एनसीईआरटी आपने पढ़नी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि वही एनसीईआरटी की लैंग्वेज का क्वेश्चन आएगा और वही आपको आंसर उस हिसाब से करना है, ठीक है। नाउ पेपर 2 मैंने आपको बता दिया, लक्ष्मीकांत इज सफिशिएंट थिंग, बट पेपर 2 के अंदर ये एरिया है जो थोड़ा सा डिफरेंट एरिया है, लक्ष्मीकांत कवर नहीं करेगी। ऑब्वियसली ये आपका करंट अफेयर की मैगजीन्स के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो रोल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इन एग्रीकल्चरल सेक्टर, इट्स इंपॉर्टेंट एंड वेरियस इंप्लीकेशंस। या आप कहीं से भी गूगल से सर्च मारेंगे, हमारे नोट्स मिल जाएंगे। सो आप यहाँ पर बहुत आराम से, ये एक्स्ट्रा टॉपिक है, यू कैन गो थ्रू दिस टॉपिक। और ऑब्वियसली ये टॉपिक बनता भी है, तो ज़्यादातर हमें जो एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा दैट इज आईसीएआर से रिलेटेड कुछ, उसके रोल, रेगुलेशंस, इंपॉर्टेंस, फैक्चुअल डेटा, ये सारी चीज़ें, करंट इवेंट्स, वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी ही पड़ेंगी इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस ऑर्गेनाइजेशन इन अ बेटर मैनर, अंडरस्टैंड। चलो, अब इसके अलावा पेपर 3 है। पेपर 3 में आपके पास 2 एसेज हैं, राइटिंग, एसे राइटिंग होगा, और इसमें वही चीज़ें हैं कि आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि हाउ यू आर्टिकुलेट योर आंसर, योर थॉट्स आर हाउ यू आर एबल टू एक्सप्रेस देम इन राइटिंग, ठीक है। सो उसमें आपको यू नीड टू हैव दैट ग्रिप ओवर द करंट अफेयर्स विच आप जो पढ़ते जा रहे हो अपने करंट अफेयर्स, और इसके अलावा आपकी ये देखी जाएगी कि हाउ योर एक्सप्रेशन फ्लो इज़, ठीक है, कैसे आप जो एक्सप्रेशन है आपके उसका फ्लो कैसा है, किस तरीके से आंसर्स लिख रहे हैं। तो ये सोशल, इकोनॉमिक, नेशनल, इंटरनेशनल, आईआर के टॉपिक्स, सोशल इश्यूज, पॉलिटिकल गवर्नेंस, एथिक्स के टॉपिक्स हो सकते हैं, कोई भी टॉपिक्स इस तरीके से हो सकते हैं। एंड आई एम वेरी श्योर दैट कि अगर आप इस तरीके से, यू हैव ऑलरेडी गॉन दीज टॉपिक्स, आप एक बार पेपर भी देखेंगे आपको पता लग जाएगा यार ये टॉपिक भी पढ़ा है, ये टॉपिक भी पढ़ा है, तो इतना कुछ मुश्किल इसमें भी रहेगा नहीं। एंड द फोर्थ वन इज दिस पेपर, जो नॉन यूपीएससी एस्पिरेंट्स है, मेजरली ईपीएफओ के भी एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए ये चीज़ जो है थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी, उसके लिए भी ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। आपके पास लगभग 56 डेज लेफ्ट फॉर दी टायर 1 एग्जाम, है ना। टायर 1 एग्जाम के लिए इतना 55 दिन बचे हैं, है ना। एक बार एग्जाम क्वालिफाई करो टायर 1, उसके बाद टायर 2 होगा, उसकी डेट क्या पता कब आए, 2 महीने बाद आए, 3 महीने बाद आए, तो उस टाइम पीरियड में आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 दिन के अंदर कंप्लीट कर सकते हो, अगर 3-3, 2-2 घंटे डेली दोगे आप, ठीक है। सो आप इसको बहुत ही आराम से क्लियर कर सकते हो, ये कोई एक्स्ट्रा इतना कुछ पहाड़ नहीं है। इसके लिए छोटी सी एक किताब भी आती है, वो आप रेफर कर सकते हो, कोई इतना है नहीं मुश्किल, ठीक है। ओके, सो ये जो टॉपिक है ये एक्स्ट्रा है, जो आपको एक्स्ट्रा लेकर एफर्ट लगाना पड़ेगा। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट सिविल के वाले नहीं है तो ये करना पड़ेगा, अदरवाइज तो ये भी हर स्टूडेंट ने पढ़ा होता है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई। अब इसके अलावा दिस इज इट, मैंने आपको एक क्लैरिटी दे दी है कि आपका गोल कैसा होना चाहिए, क्योंकि एक स्टूडेंट जो है वो हमेशा ये सोचता है कि अब मैंने ये एग्ज़ाम तो दे दिया, इसके बाद का एग्ज़ाम क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट। अब वो एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी होती है जब आप अपना एग्ज़ाम जो है, जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हो, उससे रिलेटेबल ही एग्ज़ाम हो। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप बैंक पीओ के एग्ज़ाम देना शुरू कर दो, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप कोई एसएससी का एग्ज़ाम दे दो जहाँ पे खूब सारा मैथमेटिक्स आता है, खूब सारा आपका इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग आता है। मैं आपको वो कह रहा हूँ कि आपका ऐसा एग्ज़ाम पकड़ो जो अच्छे लेवल का भी हो, चाहे वैकेंसी कम हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का यही रहता है वैकेंसी कम है क्यों पेपर भरना है, ठीक है। सो मेजरली तो वैसे ही हो जाता है। और इन छोटे एग्जाम, इन कम वैकेंसी वाले एग्जाम्स के अंदर नॉलेज तो काम करती है, बट योर एटीट्यूड ऑल्सो मैटर्स अ लॉट, ठीक है। सो मैंने आपको वो एग्जाम दिखाया है, रास्ता दिखाया है, जो आप पहले भी जानते होंगे, आपको इस वैकेंसी के बारे में पहले भी चीज़ें पता होंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये जो रास्ता है इसमें 80% यू हैव ऑलरेडी कवर्ड द सिलेबस। नाउ व्हाट बेस्ट यू हैव टू डू इज टू हैव
ग्रिप ओवर द 20% सिलेबस। ओके, सो ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। इफ यू हैव एनी डाउट क्वेरी रिगार्डिंग दिस, यू कैन डायरेक्टली व्हाट्सएप ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर जो मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है। सो 8894320850, you can directly WhatsApp on this number and we will definitely going to help you out, prioritize things and ठीक है। So I hope you like this video and uh, I'll be bringing another session on this particular topic. Thank you.